अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ग़ुलामुल्लाह है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का नया चैप्टर नंबर 12 विच इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन 3 बातों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक है कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और तीसरा है मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होती है। हमने डिफ़ाइन किया है द कोऑपरेटिव वर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन टू परफॉर्म अ प्रॉपर फंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है कि ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का और सेल्स का एक दूसरे का इस तरीके से मदद करना कि वो किसी फंक्शन को प्रॉपर तरीके से कर सके, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मसलन हम देखें, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हम इस क्लास 10 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारे पास उसमें क्या होती है कि नोज़ होता है, इसी तरह फेरिंग्स होती है, लैरिंग्स होती है, वगैरह वगैरह, ट्रेकिया, अल्वियोलाई, ब्रोंकाई, अल्वियोलाई ये होती है। अब अगर इनमें से हमारे पास एक ऑर्गन भी काम करना छोड़ दे, मसलन नोज़ काम करना छोड़ दे, तो हमारा ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। रिस्पायरेशन का जो सिस्टम है वो हमारे पास सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास किसी भी लिविंग बॉडी में किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो, इनका आपस में राब्ता हो, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहे, क्योंकि ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इनके ऑर्गन्स का, इनके सेल्स का और इनके टिश्यू का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, इनका आपस में राब्ता रहता है। देखिए जी, अगर हम मिसाल ले प्लांट्स का, अगर रूट अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से न करे, या लीफ जो रिस्पायरेशन करती वो सही तरीके से न करे, या फोटोसिंथेसिस सही तरीके से न करे, तो हमारे पास प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकती। इसी तरह अगर हम इंसान की बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बॉडी की बात करें, तो अगर इसमें से किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन न करे, या इनमें से हमारे पास लिवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन न करे, स्टमक काम करना छोड़ दे, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी हमारे साथ ज़िंदा नहीं रह सकती। वो अपना काम सही तरीके से, अगर ज़िंदा रहेगी भी तो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये लिविंग बॉडी की खासियत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है। जबकि नॉन लिविंग जो थिंग्स जो होते हैं उनमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं होती। इस कोऑर्डिनेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, 2 टाइप्स है इसके। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरे को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है जी? नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास राबिते का वो निज़ाम है जो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, जो हमारे पास न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये फंक्शन किस तरीके से करता है। जबकि हमारे पास जो केमिकल दूसरा है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन ये हमारे पास केमिकल्स के थ्रू होती है। अब केमिकल्स क्या है? इसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, इसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब जाहिर बात है, न्यूरॉन्स हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाता है, न्यूरॉन्स जमा होके नर्वस सिस्टम बनाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे साथ नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे साथ हार्मोन्स के थ्रू होता है। और ये हार्मोन सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन करता है जी? एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा जी, अब एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे पास होती है। अच्छा, हमारे पास जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की खासियत ये है, जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं इनकी खासियत ये है कि इनमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी एनिमल्स में होती है। जबकि हमारे पास जो प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया,
प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गई, इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, इनमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या है कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन का आपस में ऐसे तरीके से फंक्शन करना, ऐसे तरीके से एक दूसरे से कोऑपरेट करना कि वो किसी फंक्शन को प्रॉपर तरीके से कर सके, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत, ये उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जबकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इसके फिर दो टाइप्स हमने पढ़े, एक को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, दूसरे को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के थ्रू होती है जो कि नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट करता है। फिर हमने कहा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में दोनों मौजूद हैं, जबकि प्लांट्स हो गए, फंजाई और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन करती है और इसमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अच्छा जी, जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन को पढ़ा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह हमारे बॉडी में हमारी बॉडी एक दूसरे से, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से राब्ता में रहते हैं, एक दूसरे की कोऑपरेशन करते हैं। तो ये हमारे पास मुश्तमिल होता है 3 फेजेस पर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। 3 फेजेस पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंसिस्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है रिसीविंग स्टिमुली। हमारे पास सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करता है, हमारी बॉडी सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, बच्चे पूछते हैं कि स्टिमुलस क्या है। देखिए जी, हम स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एनी चेंज इन द environment, any change in the environment which initiate our response। मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज आ जाए जो हमारे रिस्पॉन्स को, हमारे बॉडी जो इसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करे, हमारे बॉडी इसके बारे में रिस्पॉन्स शो करे, वो हमारे पास स्टिमुलस कहलाता है। मसलन जी, आपने कुत्ते को देख लिया जो आपकी तरफ भागते हुए आ रहा है, तो आप डर गए, आपने भागना शुरू किया। अब ये कुत्ते का देखना आपके लिए स्टिमुलस है। आपने धमाके की आवाज़ सुनी, ज़ोरदार धमाका हुआ, आप डर गए, आप उस जगह से भागने की कोशिश में लग गए, तो ये हमारे पास स्टिमुलस है। इसी तरह आपके सामने से खुशबूदार खाना गुजर गया, आपके मुंह में पानी आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस हम किसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज आ जाए जो आपके रिस्पॉन्स को इनिशिएट करे, जिसके खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करे, वो हमारे पास स्टिमुलस कहलाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे बॉडी सबसे पहले इस स्टिमुलस को रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक हाथ है, किसी ने मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, कैंडल के ऊपर रख दिया, तो उसको जलन महसूस हुई, उसने जल्दी से हाथ को ऊपर हटाया, हाथ को ऊपर कर दिया। अब जो आग ने इसकी उंगली को जलाया तो ये स्टिमुलस था। अब ये कैंडल इसके लिए क्या है, ये हॉट ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है, ये हमारे पास स्टिमुलस है, क्योंकि इसने इस बॉडी के रिस्पॉन्स सिस्टम को अवेयर किया। अब क्या है जी कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज रिसीव्ड बाय स्पेशल ऑर्गन। अब स्पेशल ऑर्गन क्या होता है, वो हमारे पास रिसेप्टर्स है। अब रिसेप्टर क्या है जी, तो दोज पार्ट्स विच रिसीव स्टिमुलस, मतलब हमारे बॉडी के वो पार्ट्स, हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो हमारे इस बॉडी में स्टिमुलस को रिसीव करते हो, तो वो हमारे पास
रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अब जाहिर बात है रिसेप्टर्स क्या है हमारे पास, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, ईयर है, नोज़ है, आई है, टंग है, स्किन है। तो ये हमारे सब के सब हमारे रिसेप्टर्स है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब देखिए जी, मसलन अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर हमारे पास कौन से स्टिमुलस को रिसीव करता है, ये हमारे पास रिसीव करता है साउंड को। अच्छा, नोज स्मेल को, अब आई लाइट को, टंग टेस्ट को, और स्किन हमारे पास प्रेशर को, टच को, ये हमारे पास रिसीव करता है। तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। देखिए जी, ये मोमबत्ती थी तो इसको स्किन ने रिसीव किया, इसको स्किन ने रिसीव किया, इस हॉट ऑब्जेक्ट को, इसके खिलाफ इसकी जो गर्मी के असरात है इसको सबसे पहले स्किन ने ऑब्जर्व किया और ये मैसेज फिर ये ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट स्टेप। दूसरा है हमारे पास मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। मतलब क्या है कि पहले तो स्टिमुली तो रिसीव हुआ, अब ये स्टिमुली यहाँ से जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेटर की तरफ, यहाँ से हमारे पास मैसेज जाएगा कोऑर्डिनेटर की तरफ, जो कि हमारे पास क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेटर क्या है, तो हम कोऑर्डिनेटर को पहले समझते हैं। क्या है कोऑर्डिनेटर? द पार्ट ऑफ द बॉडी which receive information of stimuli from receptor and analyze it। मतलब क्या है जी कि कोऑर्डिनेटर हमारे पास बॉडी का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, स्टिमुलस को नहीं, स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। किस तरह जी? आप देखिए कि यहाँ पर जो कैंडल ने उंगली को जलाया तो ये जो मैसेज जाता है तो ब्रेन को क्या कहता है कि आग है, ब्रेन को क्या, ब्रेन को बताता है कि आग के हाथ जल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन था वो हमारे पास कोऑर्डिनेटर रिसीव करता है। तो कोऑर्डिनेटर क्या है जी? यानी बॉडी का वो हिस्सा जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब जाहिर बात है कि हमारे पास तो कोऑर्डिनेशन दो तरह के हैं, एक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है केमिकल। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास। जबकि जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब होता क्या है जी कि कोऑर्डिनेटर को ये मैसेज कोऑर्डिनेटर जब रिसीव करता है तो फिर वो क्या करता है, इट एनालाइज द स्टिमुली एंड मेक रिस्पॉन्ड। ये इस स्टिमुली को एनालाइज करता है और रिस्पॉन्स देता है। मतलब रिस्पॉन्स किस तरह रिस्पॉन्स कि या तो इसने इस जगह से भागना है, या हाथ को हटाना है, या हाथ को यहीं पर रखना है। मसलन अब ये स्टिमुलस था, ये इंफॉर्मेशन गया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मैसेज भेज दिया कि शाबाश उंगली हटाओ वरना हाथ जल जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन, ये जो हाथ इसने हटाया तो इसको किसने एनालाइज किया, किसने? तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटर। क्या है जी? कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर ने स्टिमुली को एनालाइज भी किया, इसने देखा कि स्टिमुली नुकसान देता है या नहीं दे। मसलन आप कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनते तो आप देखते हैं, आपका जहन बताता है कि यार अब मैंने भागना है या नहीं भागना है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो ये फैसला आपका जहन करता है, आपका दिमाग करता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर क्या करता है, मैसेज को एनालाइज भी करता है और रिस्पॉन्स भी देता है। अब हमने क्या कहा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्पाइनल कॉर्ड है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जब जो मैसेज जाता है तो वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है इंशाल्लाह हम आगे न्यूरॉन में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। क्या है जी? हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। तो नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे पास मैसेज यहीं से मतलब रिसेप्टर से हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास मैसेज जाता है
इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटिंग हार्मोन्स, मतलब एक ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करता है और ब्लड इसको दूसरे ऑर्गन की तरफ ले जाता है। वहाँ से मसलन अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो वो हमारे पास रिसीव करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हार्मोन ब्लड के थ्रू हमारे पास थायराइड ग्लैंड की तरफ आते हैं और फिर थायराइड ग्लैंड अपना सिक्रीशन T3 T4 करता है। तो ये हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड है या केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो वो हार्मोन को सिक्रीट करके हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन को करता है। अच्छा जी, अब जो तीसरा स्टेप है वो है हमारे पास, मतलब पहला क्या था कि स्टिमुलस को रिसीव किया, दूसरा क्या था मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। अब तीसरा जो हमारे पास स्टेप है तो वो है रिस्पांस टू स्टिमुली, कि हमारे पास इस स्टिमुली को अब रिस्पांस देना है। तो तीसरा है हमारे पास रिस्पांस टू स्टिमुली, मतलब जो स्टिमुली पैदा हुई है उसको बॉडी किस तरह रिस्पांस देती है। देखिए जी, रिस्पांस टू स्टिमुली से मुराद क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेटर क्या करता है, सेंड मैसेज टू अ स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर एक्शन कॉल्ड इफेक्टर। अब मैसेज हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेटर की तरफ, जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, हमने यहाँ लिखा है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो मैसेज आ गया यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब स्पाइनल कॉर्ड इसको एनालाइज करके मैसेज वापस भेज देता है, कहाँ पर, टू स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक ख़ास पार्ट की तरफ। किस लिए, फॉर प्रॉपर एक्शन, कि वो इसके खिलाफ एक प्रॉपर एक्शन करे, कॉल्ड इफेक्टर। तो वो हमारे पास इफेक्टर कहलाता है। अब देखिए जी, हमारा ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड भेज देता है हमारे मसल्स को। तो मसलन हमने एक आग को हाथ लगाया तो मैसेज जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। वापस जब मैसेज आता है हमारे मसल की तरफ तो वो जल्दी से या कंट्रैक्ट हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं और हम वहाँ से अपना हाथ हटा देते हैं। तो ये हमारे पास इफेक्टर कहलाता है। अब याद रहे, जिस तरह हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दो टाइप्स थे, इसी तरह हमारे साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो इफेक्टर है तो वो मसल्स और ग्लैंड है, वो मसल और ग्लैंड। मसलन आपने खाने की खुशबू सूंघी, आपको खुशबू महसूस हुई, तो क्या होता है कि हमारे मुंह में सलाइवा पैदा हो जाता है, ग्लैंड्स है। या इसी तरह आपने किसी को दुश्मन को देख लिया, आप भागने लगे, मसल्स हैं। आप अचानक कहीं से गिरने लगते हैं तो आप अपने मसल से काम लेते हैं। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हमारा जो इफेक्टर्स हैं तो वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं। मसलन जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल बता दिया कि हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जब सिक्रीट होता है तो वो उसको रिसीव करने वाला हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। वो इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिसीव कर देता है और वो खुद एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है कि इन केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट बॉडी टिश्यू आर द इफेक्टर। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं वो इफेक्टर होते हैं, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास मसल्स और ग्लैंड मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाथ जल्दी से ऊपर उठाता है। क्यों उठाता है, क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो जल्दी से हाथ को ऊपर उठा देता है। ठीक है जी। अच्छा, हमने आज जो पढ़ा उसको दोबारा ज़रा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को पढ़ा। कोऑर्डिनेशन में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कोऑपरेटिव वर्क ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन है ताकि वो किसी फंक्शन को प्रॉपर तरीके से अंजाम दे सके। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इसके हमारे पास दो टाइप्स थे। पहले को हमने कहा था नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरे को हमने कहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास न्यूरॉन्स के थ्रू होती है जो कि नर्वस सिस्टम में मौजूद है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास हार्मोन्स के थ्रू होती है जो कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में रिलीज करता है। इसी तरह फिर हमने बात की कि ये मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा। तो हमने कहा कि ये 3 फेजेस पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है। सबसे पहले हम स्टिमुली को रिसीव करते हैं। अब स्टिमुली क्या है कि कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में आए उसको हमने स्टिमुली कहा था। तो उसको सबसे पहले हम रिसीव करते हैं रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या क्या है, तो हमने आपको बताया कि हमारे सेंस ऑर्गन है, नोज़ है, आई है, स्किन है, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास
अच्छा, दूसरा फिर क्या होता है, मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। ये मैसेज जो स्टिमुली हमने रिसीव किया, स्किन ने रिसीव किया, ये मैसेज चला जाता है कोऑर्डिनेटर की तरफ। अब कोऑर्डिनेटर क्या है, तो हमने आपको बता दिया कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, नर्वस सिस्टम है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास कोऑर्डिनेटर है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। फिर तीसरा हमारे पास जो स्टेप है, फेज है, वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। हम उस स्टिमुली को रिस्पॉन्स देंगे, तो वो क्या है जी, कि कोऑर्डिनेटर सेंड अ मैसेज टू स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर एक्शन कॉल्ड इफेक्टर। कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर है जिसने मैसेज को एनालाइज किया, तो वो बॉडी के एक खास स्पेशल ऑर्गन को मैसेज दे देता है ताकि वो इसके खिलाफ एक प्रॉपर एक्शन कर ले। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो इफेक्टर है, तो वो मसल्स और ग्लैंड है, मसल्स और ग्लैंड है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है, तो वो जो इफेक्टर है, तो वो डिफरेंट बॉडी टिश्यू है। उम्मीद करते हैं आपको इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।